नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं कि कल वाली क्लास से किसी को कोई डाउट अगर है तो आप पूछिए। मैंने कल भी बोला था सबसे इम्पॉर्टेंट है डाउट पूछना। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया हो या एक पोर्शन समझ में आया हो, आप फिर से पूछिए। मैं 100 बार रिपीट करूंगा, लेकिन जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तब तक आप आगे मत बढ़िए। क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि आपको दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है इस तैयारी में। एक है कॉन्सेप्ट क्लियरिटी और दूसरा है आपको प्रैक्टिस। हर टॉपिक, जैसे कल हमने शुरुआत किया कि क्यों आए यूरोपियंस, क्या जरूरत पड़ी उनको भारत आने के लिए, तो आपने समझा कि रोमन साम्राज्य के दो टुकड़े हुए। एक जो टुकड़ा था वो टर्की के बगल में था, वहां के उस्मानिया सरकार ने उस्मानिया साम्राज्य ने वहां पर कब्जा कर लिया, रास्ता बंद हो गया। जब रास्ता बंद होगा तो आप दूसरा रास्ता ढूंढेंगे। जैसे आपके घर जाने का अगर कोई एक रास्ता है, उस रास्ते को कोई बंद कर देता है तो आप दूसरा रास्ता ढूंढेंगे। वो दूसरा रास्ता ढूंढा गया। सबसे पहले कौन आए थे, जल्दी बताइए, जिसने कल की क्लास देखी है। सबसे पहले यूरोपियन जो थे वो भारत के खोज में कौन आए थे, सबसे पहले व्यक्ति कौन थे, जल्दी बताइए। मैं देखना चाहता हूं कौन बताता है नाम। सबसे पहले व्यक्ति थे बार्थोलोमो डियाज। कौन थे? बार्थोलोमो डियाज। 1487 1487। मैंने कल भी बताया था 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी तैयारी में हम लोग देखेंगे कि 7 बहुत बार आता है और 7 जो है वो इतना रिपीट होगा कि आपको लगेगा कि भाई ये पूरी जो हिस्ट्री है वो 7 के आसपास घूम रही है। तो 1487 में बार्थोलोमो डियाज आए थे। उसके बाद अगले जो आए थे वो आए थे क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में। उसके बाद उसके अगले जो आए थे वो निकले थे 1497 में, वास्को डगामा। ठीक है, 1487 में बार्थोलोमो डियाज जो निकले थे, उन्होंने जो खोज की थी वो रास्ता भटक गए थे। रास्ता भटकने के बाद उनको एक जमीन दिखी और उस जमीन का उन्होंने नाम रख दिया केप ऑफ गुड होप, क्योंकि उनको एक होप दिखा, वहां उनको जीवन दिखा, तो उन्होंने रख दिया। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस निकले थे, वो दाएं की जगह बाएं मुड़ गए और उन्होंने जाके अमेरिका की खोज कर दी। तीसरे आए 1497 में निकले थे वास्को डिगामा। 1498 में ये भारत पहुंचे थे और इन्होंने कहां पे आए थे, कालीकट पे आए थे। कालीकट कैसे याद रखेंगे, उस दिन के बाद से भारत की रातें काली पड़ गई। उस दिन के बाद से हम लोग गुलामी के उस जंजीर में फंसते गए, इसीलिए कालीकट में आए थे ये। इनको आने में किसने मदद किया था? अब्दुल मनीक ने मदद किया था। इनके किस राजा ने इनका स्वागत किया था? जमूरिन राजा ने इनको स्वागत किया था। इनको उन्होंने क्या दिया था? मसाले दिए थे। उस मसालों को जब इन्होंने जाके यूरोप में बेचा तो इनको 60 गुना प्रॉफिट हुआ। कितना गुना प्रॉफिट हुआ? 60 गुना प्रॉफिट हुआ। मैं नोट्स भी दूंगा आपको, आप चिंता मत कीजिए आर्या जी, मैं आपको नोट्स भी उपलब्ध कराऊंगा, प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी उपलब्ध कराऊंगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ऑफिशियल एसडीएम राहुल सिन्हा। क्या नाम है इसका? ऑफिशियल एसडीएम राहुल सिन्हा। इस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, पहला चीज। और दूसरा है ये जो पीडीएफ है ये आपको अवेलेबल हो जाएगा राहुल सिन्हा। और जो ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा SRS विद्यापीठ। ये हमारा ऐप है। इस ऐप पर आपको ये ब्लैक कलर का लोगो टाइप का होगा, वहां से आप जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये दो चीज आप कर लीजिएगा, तो आपको जो क्वेश्चंस इसके बाद कराए जाएंगे वो क्वेश्चंस और ये पीडीएफ दोनों आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो पुर्तगाली आए और पुर्तगाली आने के बाद सबसे पहले कौन आए थे यहाँ पे, तो मैंने कैसे याद कराया था? मैंने याद कराया था कि जब मैं बेंगलोर गया था, जब भी कोई नई जगह जाते हैं, आप घर लेते हैं, तो घर लेने के बाद आप क्या करते हैं? सबसे पहले अलमीरा लेके आते हैं। उस अलमीरा में आप क्या करते हैं? इंपॉर्टेंट सामान रखते हैं। तो भारत में पुर्तगालियों की जो पहली फैक्ट्री लगी कोचीन में, उसमें उन्होंने सबसे पहले अलमीरा नाम के गवर्नर को भेजा। गवर्नर, सर जी साउंड की प्रॉब्लम है सर, मैथ्स अच्छा बताते हैं आप प्लीज। हाँ, मैं मैथ्स भी बताता हूं अर्चना जी, अगर मैथ्स भी पढ़ना है मुझसे तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं मैथ्स भी पढ़ा दूंगा, मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ा दूंगा, क्योंकि मैंने इतना पढ़ लिया है। अब मुझे लगता है कि अगर मैं नहीं पढ़ाऊं तो मेरे अंदर वो नॉलेज, वो अंतर मुझे नॉलेज वो मुझसे लड़ता है कि अगर पढ़े हो तो पढ़ाओ भाई। तो मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, मैं सभी सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। बस दिक्कत थोड़ी सी मेरे साथ, एक थोड़ी सी दिक्कत है कि मैं इंग्लिश के टर्म यूज करता हूं, क्योंकि मैंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है।
तो सबसे पहले आए थे आपको फ्रांसिस्को द अल्मीरा। कौन आए थे? फ्रांसिस्को द अल्मीरा आए थे। वो गवर्नर आए थे। गवर्नर क्यों थे? क्योंकि इन्होंने अपनी एक गोदाम खोला था। उस गोदाम को कहते हैं हम लोग फैक्ट्री। फैक्ट्री का मतलब कोई कारखाना नहीं है जहां से आलू डालो और सोना निकलेगा, उस टाइप की फैक्ट्री नहीं थी, बस एक स्टोरेज था। उस स्टोरेज को हम लोग इंग्लिश की किताबों में फैक्ट्री कहते हैं, हिंदी में कोठी कहते हैं। ठीक है, पहले आए थे पहले आए थे अल्मीरा। अल्फांसो कह रहे हैं कौन? शबाना परवीन जी। नहीं शबाना जी, पहले आए थे आपको अल्मीरा। उन्होंने एक नीति स्टार्ट की थी, उस नीति को कहते हैं शांत जल की नीति। कौन सी नीति? इंग्लिश में कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको लगा कि हम लोग जब आते हैं तो हम लोग यूरोप के रास्ते से आते हैं, और यूरोप के रास्ते से आने पे यहां पर डच, आज हम लोग को डच पढ़ना है लेकिन थोड़ी देर बाद डच पढ़ेंगे। हाँ, डच से पहले आ जाते हैं। देखिए, ये भारत का नक्शा है। अगर इस भारत के नक्शे में अगर आप देखेंगे तो इस एरिया से भारत में आने जाने का काम होता है यूरोप से। और यहाँ पे अरब के जो लोग हैं, अरब के व्यापारी, इनको लगा कि ये हमारा क्षेत्र है, ये लोग ऑक्युपाई कर रहे हैं, तो ये लोग परेशान करते थे। इसीलिए इन्होंने अपना कब्जा करना शुरू किया। किस तरह से कब्जा करना शुरू किया? तो इन्होंने इस एरिया पे डोमिनेट करने के लिए एक नीति स्टार्ट की जिसको कहते हैं शांत जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी। दूसरे आए इनके अल्फांसो द अल्बुकर्क। इनको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, रियल फाउंडर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्षेत्र का विस्तार किया। उसके तीसरे आए थे, तीसरे नहीं, एक इंपॉर्टेंट आए थे नीनो द कुन्हा। उतना ही आपको पढ़ना है। और उसके बाद हम लोग आज डच से शुरुआत करेंगे। ठीक है, डच। अब हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि इन्होंने इस एरिया पे किसी को घुसने नहीं दे रहे थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने यहाँ पे परमिट सिस्टम, कार्टरेज सिस्टम शुरू कर दिया था और किसी का आना जाना नहीं रखते थे। तो अब बेचारे डच को पता चला कि भाई एक पुर्तगाली ये कहीं जा रहे हैं और वहां पे एक मशीन इन्होंने बनाया है, एक तरफ से आलू डालो एक तरफ से सोना निकलेगा, उस टाइप की मशीन इन्होंने बना ली है। तो हम भी चलेंगे, पैसे कमाएंगे। आपको जब पता चलेगा कि आपके जो पड़ोसी हैं वो कहीं जा रहे हैं और वहां से 60 गुना 100 गुना प्रॉफिट कमा रहे हैं, 1000 रुपया लगा रहे हैं, 60,000 कमा रहे हैं, तो आप भी चाहिएगा। तो हर यूरोपियन अब भारत आना चाह रहा था बिजनेस करने के लिए। क्यों? क्योंकि पैसा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था। हाँ, ये दरोगा की जो वैकेंसी आई है उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और दरोगा स्पेशली मैं दरोगा वाले क्वेश्चंस अलग से कराऊंगा इसमें, क्योंकि ये आपको दरोगा में भी हेल्प करेगा। दरोगा के सारे सब्जेक्ट्स में कवर कर लूंगा और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कवर कर लूंगा। कोई आपको महंगी फीस या कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है, मैं पूरी तैयारी यहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करा दूंगा। चलिए, ठीक है। अब ये क्या करते हैं कि जब अब डच आते हैं, डच बेचारे यहां आते हैं, इन्होंने यहां पे अपनी सेना बना रखी थी, जहाज लगा रखे थे। अब जहाजों ने डच को बोला नहीं भाई तुम्हें यहां नहीं आने देंगे, तो डच बेचारे यहां से घूमकर यहां चले गए। कहां चले गए? इंडोनेशिया चले गए। डच कहां गए? इंडोनेशिया गए। क्यों इंडोनेशिया गए? क्योंकि यहां पे इनकी चल रही थी ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति। यहां क्या चल रही थी इनकी? ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी आपको पता है कि इन्होंने हिंद महासागर में अपना कब्जा बनाने के लिए एक नीति बनाई थी और उसी नीति को हम लोग कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। और ये हिंद महासागर का ये क्षेत्र है। तो बेचारे डचों को यहां से घूम के इधर जाना पड़ा, तो डच पहुंच गए इंडोनेशिया। और डच जब भारत आएंगे, अब बताइए अगर कोई आदमी यहां पे है तो भारत को सबसे नजदीक छोर कौन सा पड़ेगा उसका? यही वाला पड़ेगा ना, यहां से यहां पड़ेगा। इसीलिए डच जो आए थे वो मसूलीपट्टनम के रास्ते आए थे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको कि डच कहां पे आए थे भारत में? मसूलीपट्टनम के रास्ते आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि इधर से इनको आने नहीं दिया गया, पश्चिम की तरफ से आने नहीं दिया गया, तो बेचारे पूरब की तरफ से आए। और यही कारण है कि डच मसूलीपट्टनम की तरफ से भारत में एंटर होते हैं। ठीक है। अब डच के जो संस्था यहां पे आए थे, डच को हम लोग हॉलैंड या नीदरलैंड भी कहते हैं। कॉर्नवालिस देहास्तमान के नेतृत्व में पहला डच अभियान 1596 में सुमात्रा और बैंटम पहुंचा। ये दोनों कहां है? ये इंडोनेशिया के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है। कौन आया था लेके? दहस्तमान। दहस्तमान का नाम कैसे याद रखेंगे? ये पुर्तगालियों को तहस नहस करने आए थे। क्या करने आए थे? पुर्तगालियों को तहस नहस करने आए थे, उस तरह से याद रखिएगा। जो आपको डच के संस्थापक थे, जो डच के यहां पे आए थे अभियान लेके, पहले व्यक्ति वो थे आपको कॉर्नवालिस देहास्तमान। ठीक है। पुर्तगाली कौन से थे? पहला पुर्तगाली जो भारत पहुंचे थे कौन थे? जल्दी बताइए। पहला
पुर्तगाली जो भारत पहुंचे थे वो कौन से थे? मुझे तुरंत जवाब चाहिए। ये बिल्कुल बेसिक के लिए ही क्लास है सत्यम जी, चिंता नहीं कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तब तो बताइएगा। मेंस की तैयारी अनु जी हम लोग 2 से 3 दिन में मेंस की तैयारी करा रहे हैं, बहुत अच्छे से मेंस की तैयारी कराएंगे। और मैं बताता हूं आपको कि मेरे दोनों जीएस में 200 प्लस नंबर आए थे 300 में से, तो मुझे वो आंसर राइटिंग का थोड़ा सा ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो सारा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले यूरोपियन जो भारत की खोज में निकले थे, और वो कौन थे? पहले यूरोपियन जो भारत की खोज में निकले थे, बार्थोलोमो डियाज। ठीक है, चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं। तो अब ये पहले आए थे कॉर्नवालिस देहास्तमान, ये 1596 में सुमात्रा एवं बैंटम पहुंचे थे, लेकिन भारत नहीं पहुंचे थे। ये कंपनी कैसे स्थापित हुई? जब इन्होंने लगा कि नहीं, हमें एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ आना चाहिए, तो इन्होंने एक कंपनी की स्थापना की। 1602 में डच के पार्लियामेंट में जाके इन्होंने एक ऑफिशियल कंपनी बनाई, और 21 वर्ष तक के लिए इसको लाइसेंस दिया गया कि 21 वर्ष तक जाके ये लोग भारत में व्यापार कर सकते हैं। और इनको 2 पावर दिया गया। एक पावर दिया गया कि आप अपनी सेना रख सकते हैं। क्या पावर दिया गया? कि आप अपनी सेना रख सकते हैं, क्योंकि आप बिजनेस के लिए जा रहे हैं। आप यहां से गए दिल्ली बिजनेस करने के लिए, लेकिन आपको वहां सेना रखने की पावर दी जा रही है, मतलब इनको पुर्तगालियों से डर था। दूसरा, आप संधिया कर सकते हैं। संधिया मतलब क्या होता है? जैसे कि तुम यहां बिजनेस करो, मैं यहां बिजनेस करूंगा, हम दोनों में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। आप और आपके मित्र कहीं लड़ रहे हैं, तो आप दोनों ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि तुम इस वाले मार्केट में तुम बिजनेस करो, इधर मैं बिजनेस करूंगा। इस टाइप से इन्होंने संधिया करने का इनको पावर दिया गया। ठीक है, डच ने शुरुआत में सिर्फ मसालों का व्यापार किया और इंडोनेशिया पर निर्भर थे। और 1605 में ये मसूलीपट्टनम में आए और इन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई। फैक्ट्री मतलब कोठी लगाई। क्यों 1605 में ये मसूलीपट्टनम में आए? क्यों नहीं ये कालीकट की तरफ आए, कोचीन की तरफ आए, सूरत की तरफ आए? आपको कॉन्सेप्ट पता है क्यों? क्योंकि उस वक्त पुर्तगालियों का चल रहा था शांत जल की नीति, और इनको आपको पश्चिम की तरफ से एंट्री नहीं दी गई, तो ये घूम के पूरब की तरफ से गए। ठीक है, 1605 में डचों ने पुर्तगालियों से इंडोनेशिया में अंबाना जीत लिया। अब इनको गुस्सा था, पुर्तगाली इनको भारत में बिजनेस करने नहीं दे रहे थे। पुर्तगाली इनको भारत में बिजनेस करने नहीं दे रहे थे। क्यों कोई देगा बिजनेस करने? क्यों कोई देगा बिजनेस करने आपको? क्योंकि आप तो पहले सेटल हैं, आप थोड़ी चाहते हैं कि दूसरा भी कोई ग्रो करे। तो यही दिक्कत हुई, तो पुर्तगाली इनको नहीं करने दे रहे थे। तो इन्होंने देखा कि पुर्तगालियों का बिजनेस इंडोनेशिया में भी है, तो इन्होंने सोचा कि तुम मुझे वहां नहीं जाने दे रहे हो, तो मैं तुम्हें यहां नहीं बिजनेस करने दूंगा। तो धीरे धीरे करके ये पुर्तगालियों को वहां से हटाने लगे, निकालने लगे। और इन्होंने 1605 में अंबाना जीता। 1619 में उन्होंने जकार्ता के पास एक जगह जीता, जिनको बेंटिविया शहर बसाया वहां पे इन्होंने। ठीक है, 1641 में मलक्का जीता, मैंने कल बताया था, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, वो जीता इन्होंने। 1658 में इन्होंने श्रीलंका के सिलोन पर कब्जा किया। और डच की जो महत्वपूर्ण फैक्ट्री थी वो आपको थी मसूलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत, कराईकाल, बालासोर, नागपट्टनम और कोचीन। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। डच की फैक्ट्रियां पूछी जाती हैं अक्सर। तो मसूलीपट्टनम देखिए, ज्यादातर जो इनकी फैक्ट्रियां थी ये आपको दक्षिण भारत में, ये आपको पूरब वाले बॉर्डर पे थी। ठीक है, अब थोड़ा सा इनका बिहार के कॉन्टेक्स्ट में जान लीजिए कि बंगाल की पहली फैक्ट्री इनकी 1627 में पीपली में लगी थी। हुगली के निकट चिनसुरा में इनकी कोठी की स्थापना की गई थी। अब डचों ने एक अपना किला बनाया था। किला क्या होता है, कोठी क्या होता है? कोठी एक आपको स्टोरेज हो गया, गोदाम हो गया। ठीक है, किला क्या हो गया? किला आपको चारों तरफ से बाउंड्री होगी, उसके अंदर आप रहिएगा, और यहां पे आपकी सेना बंदूक ताने खड़ी रहेगी। ठीक है, ये हो गया आपका किला, ये हो गया आपका किला। और कोठी क्या हो गया? कोठी समझ लीजिए मार्केट में आपने एक दुकान खरीदा है, तो इन्होंने किला बनाया था। डचों ने गोल्डेरिया किला बनाया था। ये सवाल पूछा गया है हजारों बार। कहां बनाया था? पुलिकट में बनाया था। वर्ष नहीं पूछा जाता, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये 2 चीज जरूर पूछे जाते हैं कि गोल्डेरिया किला किसके द्वारा बनाया गया था? तो गोल्डेरिया किला बनाया गया था आपको, गोल्डेरिया किला बनाया गया था आपको डचों के द्वारा पुलिकट में। ठीक है, ये उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, पहले वाला ही ज्यादा बेटर दिख रहा था। क्लियर है? अब डचों ने कासिम बाजार और पटना में 1632 में एक फैक्ट्री लगाई। ये इंपॉर्टेंट है कि डचों की फैक्ट्री पटना में भी थी।
पटना वाली फैक्ट्री को अब पटना कलेक्ट्रेट के रूप में बदल दिया गया है। तो जो पटना वाली फैक्ट्री थी वो आज की डेट में पटना का कलेक्ट्रेट है। पटना कलेक्ट्रेट कोई गए हैं आप में से? तो डचों के द्वारा बनाया गया था उस वक्त। इन्होंने जो व्यापार किया, नील, कच्चे रेशम, अफीम, वस्त्र और सोरा, नाइट्रेट। नाइट्रेट क्या होता है? बम बम बनाने का काम आता है, उसको सोरा कहते हैं। अंग्रेजों में 1759 में बेदरा के युद्ध में उनका पतन हो गया और उसके बाद से ये धीरे धीरे डच समाप्त हो गए। तो बेदरा के युद्ध में इनको बेदखल कर दिया गया। कौन से युद्ध में? बेदरा के युद्ध में इनको बेदखल कर दिया गया और डचों की समाप्ति हो गई 1759 में। ये हम लोग जब अंग्रेज पढ़ेंगे तो उस वक्त इस चीज को पढ़ेंगे, ठीक है। हारा कारण इंपॉर्टेंट नहीं। अब हम लोग मेन जो हमारा विलन है वो आ रहा है अंग्रेज। कल हमने पढ़ा था पूडी अंडे फ्रेश, पूरी अंडे फ्रेश। तो पू से पुर्तगाल हो गया, डच हो गया, अन से अंग्रेज हो गया। अब अंग्रेज क्या हुआ? अंग्रेज ने इन चीजों को अच्छे से एनालिसिस किया कि हम लोग ऐसे नहीं जाएंगे, हम लोग प्लानिंग करके जाएंगे। कोई इतना बड़ा हमारे पास वहां खजाना हाथ लग रहा है तो हम लोग ऐसे मुंह उठा के नहीं चले जाएंगे, हम लोग प्लानिंग से जाएंगे। और वो प्लानिंग क्या होगी? हमारी प्लानिंग क्या होगी कि हम लोग को दिक्कत नहीं हो। क्या प्लानिंग थी इनकी? कि हम लोग को दिक्कत नहीं हो। तो कैसे दिक्कत नहीं होगी? तो इन्होंने बनाया कि भारत पे अगर आपको इतने बड़े क्षेत्र पे कब्जा करना है, ये इतना बड़ा क्षेत्र है, इस पे कब्जा करना है, तो कैसे कब्जा कीजिएगा? तो इन्होंने सोचा कि एक पॉइंट हम लोग यहां बनाएंगे अपना, ठीक है, एक पॉइंट हम लोग यहां कहीं बनाएंगे अपना और एक पॉइंट यहां कहीं बनाएंगे अपना। ये स्ट्रैटेजी के साथ आए कि हम लोग को एक अपना हेडक्वार्टर यहां बनाना है, एक हेडक्वार्टर यहां बनाना है, एक हेडक्वार्टर यहां बनाना है, और अगर मौका मिलेगा तो एक हेडक्वार्टर यहां बनाएंगे और चारों तरफ से हम लोग भारत को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। यह स्ट्रैटेजी थी इनकी। क्या स्ट्रैटेजी थी? तो हम लोग को लगभग पूरब में, पश्चिम में, दक्षिण में, उत्तर में, चारों जगह एक एक हेडक्वार्टर बनाना है और चारों से कनेक्टिविटी करके भारत को अच्छे से लूटना है। ये जो सोने की चिड़िया है इसको हम लोग को कंगाल बना देना है, ठीक। अब भारत की सिचुएशन क्या है? भारत की सिचुएशन क्या है 1600 ईस्वी में? केंद्र में मुगल हैं, अकबर यहाँ के राजा हैं। हिंद महासागर में पुर्तगाल हैं। क्यों? क्योंकि इनकी शांत जल की नीति चल रही है। व्यापार पर किसका कब्जा है? व्यापार पे आपको पुर्तगाल का कब्जा है, क्योंकि लोग डच को घुसने नहीं दे रहे हैं। 1600 में ही इन्होंने कंपनी बनाई अंग्रेजों ने वहां पर महारानी के साथ मिलकर। 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के आज्ञा पत्र से कंपनी बना और ये उसी कंपनी का एक एडिटेड लेटर है। कंपनी का नाम रखा गया गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, ठीक है। ये 1600 ईस्वी में इस कंपनी का गठन हुआ। लेकिन ये कंपनी आई कब भारत में? 1608 में आई। क्यों? क्योंकि 8 साल तक इस कंपनी ने रिसर्च वर्क किया कि हम जब भारत जा रहे हैं तो वहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है। तो वहाँ बोला जाता है तुर्की और फारसी। तो हमारा एक आदमी चाहिए जो तुर्की और फारसी बोल सके। वहाँ पे अभी क्या सिचुएशन है? तो वहाँ सिचुएशन ये थी कि 1605 में आपको पता है कि मसूलीपट्टनम में ये लोग आ चुके थे डच। 1498 में पुर्तगाल आ चुके थे। 2 लोग ये लोग आ चुके हैं। पुर्तगाल ने हाईजैक किया हुआ है सिस्टम को, डच एंट्री करना चाह रहा है। तो हम लोगों को एक स्ट्रैटेजी बना के आनी पड़ेगी। तो ये सब इन्होंने प्लानिंग किया। इसलिए जीवन में जब भी कोई काम आप प्लानिंग के साथ करते हैं तो उसका रिजल्ट ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। रोज 9 बजे से क्लास चलती है। तो कंपनी का नाम आप जान गए। पूरा जो बात कहनी है वही कंपनी का था, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट। किसका काम? किसका है? वहां के गवर्नर का और कंपनी ऑफ मर्चेंट का है। ऑफ लंदन, कहाँ कंपनी है? लंदन की कंपनी है। क्या करने जा रही है? ट्रेड करने जा रही है। कहाँ जा रही है? ईस्ट इंडिया, ठीक है। अब महारानी एलिजाबेथ ने सोचा कि भैया यहाँ तो पैसा ही पैसा होगा। क्यों? क्योंकि ये लोग इतना लूट के आ रहे हैं। तो महारानी एलिजाबेथ ने अपना भी कुछ निजी पैसा लगाया और बोला कि मुझे पैसा देना। लेकिन उनके किस्मत में ये कंपनी देखना नहीं लिखा था। 1600 में इस कंपनी का गठन हुआ। जब तक कंपनी रिसर्च वर्क कर रही थी तो 1603 में बेचारी महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है, ठीक। और यहाँ कौन थे उस वक्त? 1600 में मैंने आपको बताया अकबर थे। अब इन्होंने जो स्ट्रैटेजी तैयार की थी वो अकबर के हिसाब से तैयार की थी कि हम आएंगे इंडिया तो अकबर राजा मिलेगा, कैसे अकबर को खुश करना है। तो अकबर के लिए उन्होंने पत्र भी बनवाया था फारसी और तुर्की भाषा में। लेकिन किस्मत को कुछ और लिखा था। 1603 में वहां महारानी मरी और 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई और वहां बन गए जेम्स प्रथम और यहां बन गए जहांगीर।
अब उस वक्त तो व्हाट्सएप का जमाना था नहीं कि यहाँ क्या हो रहा है वहां तुरंत सूचना मिल जाए। तो सबसे पहले जो इनके राजदूत आए थे वो आए थे कैप्टन हॉकिंस। अब ये कैसे याद कीजिएगा, ये मैं अपनी कहानी के माध्यम से याद करवाता हूं कि मैं जब गया था बेंगलोर नौकरी करने, तो घर ले लिया, घर में अलमीरा ले लिया। अब मैंने सोचा कि यार रोज सांबर चावल तो नहीं खाया जाएगा, तो मैंने एक तरीका सीखा। तरीका क्या है? उस तरीका का नाम है DBC। कितने लोग को पता है DBC? DBC ये एक रेसिपी है और ये स्टूडेंट्स की फेवरेट रेसिपी है, और जिस स्टूडेंट ने इसको नहीं खाया उनका जीवन अधूरा है। DBC कितने लोगों को पता है? किसी को नहीं पता है? वाह, सही लिखा कुमार जी ने, दाल भात चोखा। तो दाल भात चोखा मैंने शुरू किया बनाना, और सबसे पहले मैं कुकर लेके आया। और कुकर किस कंपनी का था? तो कुकर था हॉकिंस कंपनी का। किस कंपनी का था? हॉकिंस। हॉकिंस कंपनी के कुकर में क्या क्या दाल भात चोखा कैसे बनाते हैं? किसी को पता है दाल कहाँ रखते हैं और भात कहाँ रखते हैं? देखिए, कुकर होता है ये, और इस कुकर में थोड़ा सा बड़ा कुकर बनाना पड़ेगा। इस कुकर में एक लोटा रख देते हैं अंदर। क्या रखते हैं? एक लोटा रख देते हैं। अब लोटे में क्या बनाते हैं? चावल डालते हैं कि दाल डालते हैं? बाहर कुकर में कौन रहेगा और लोटे में कौन रहेगा, ये बताइए। ये जो बता देगा उसका मतलब है कि उसने बनाया हुआ है DBC। इसमें आपको कुछ जरूरत नहीं है, कढ़ाई और किसी चीज जरूरत नहीं। एक कुकर में आपका एक ही बार में चावल दाल चोखा तीनों बन जाएगा। कुछ लोग लिख रहे हैं दाल, कुछ लोग लिख रहे हैं चावल। जो लोग बनाए हैं उनको पता है। नहीं, एक साथ बनाइएगा तो खिचड़ी हो जाएगी। चलिए, नहीं पता है, कई लोगों को नहीं पता, इसको लास्ट में बताऊंगा, क्लास के लास्ट में। और बाकी आलू डाल दीजिए इधर, और यहाँ आलू डाल दीजिए, सीटी लगा दीजिए एक बार में। ये तीनों चीज। अच्छा, तो कुकर नहीं बना, कुछ खराब टाइप का कुकर बन गया है, ठीक है। और एक बार में ही तीनों चावल दाल चोखा बनके तैयार हो जाता है। तो हॉकिंस का कुकर लाया था। तो जो अंग्रेजों की तरफ से जो पहले आए थे वो उनका नाम था हॉकिंस। याद हो गया? अब आप जीवन में नहीं भूलेंगे। मैं कहानी इसलिए सुनाता हूं ये कि इससे आपको जीवन में कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको पूरे जीवन याद रहेगा कि पहले अंग्रेजों की तरफ से पहले कौन आया था? हॉकिंस आया था, ठीक है। चलिए, अब बना के देखिएगा। सब लोग, कोई बोल रहा है लोटे में या टिफिन में चावल या दाल। ये कल मैं, हाँ, मैं खाना अच्छा बनाता हूँ। मैं चाय तो बहुत अच्छा बनाता हूँ। अगर कभी जीवन में मौका मिला तो चाय का दुकान जरूर लगाऊंगा मैं, क्योंकि मैंने चाय में ना एक्सपर्टीज हासिल कर लिया है। इतना चाय बनाया। और मेरी आदत, देखिए, मेरी आदत है कि मैं कि कुछ ना कुछ वेरिएशन करते रहता हूँ कि किससे चाय टेस्टी बनेगा। और वो वेरिएशन करते करते ना, अब मैं एक फ्रेंच वर्ड है कॉनोसर। कॉनोसर का मतलब होता है, मुझे स्पेलिंग तो पता नहीं क्या है उसका, कौन है सर, ऐसे करके लिखते हैं कुछ। कॉनोसर मतलब होता है उस टेस्ट का एक्सपर्ट हो जाना। और मैं चाय में टेस्ट का एक्सपर्ट हो चुका हूं कि अगर चाय को पिलाए और गंदी चाय पिलाए तो मैं नहीं पी पाता हूं, और मैं बताता हूं उसमें कमी क्या है। तो चलिए, कभी मौका मिलेगा तो मैं अपने हाथ की चाय पिलाऊंगा। चलिए, तो हम लोग वापस आते हैं पढ़ाई पे। तो 1608 में इनके 1600 ईस्वी में कंपनी की स्थापना हुई, ठीक है। और 1608 में कंपनी इनकी भारत पहुंची। जो इनके तरफ से पहले राजदूत आए थे उनका नाम था कैप्टन हॉकिंस। क्या नाम था? कैप्टन हॉकिंस। और वो अकबर के नाम का पत्र ले आए थे, क्योंकि व्हाट्सएप से सूचना नहीं मिल पाई थी इनको कि 1605 में अकबर मर चुके हैं और यहाँ जहांगीर हो चुके हैं, ठीक है। और ये आते ही जब देखा सबने कि भैया एक आदमी, एक अंग्रेज आया है जो फर्राटेदार तुर्की शब्द बोल रहा है, फारसी शब्द बोल रहा है, तो सब इनको लेते आए
जहांगीर के दरबार में, इन्होंने जहांगीर के दरबार में पता किया भैया ये तो अकबर मर गए हैं, तो इन्होंने उस पत्र में से अकबर का नाम ऐसे लिखा हुआ था, डियर किंग अकबर, तो उन्होंने काट के जहांगीर कर दिया। और ये गूगल पे ये लेटर पड़ा हुआ है, कभी सर्च कीजिएगा आप लोग, शायद आपको दिख जाए। तो ये आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज जो आया था उसमें आए थे कैप्टन हॉकिंस आए थे, ठीक है। और ये 24 अगस्त 1608 को सूरत के तट पर पहुंचे थे और उस जहाज का नाम था हेक्टर। ये घटिया सवाल भी कभी कभी पूछ दिया जाता है कि वो किस जहाज से आए थे और उस जहाज का नाम बताइए। मैं इसको घटिया सवाल इसलिए बोल रहा हूँ कि अरे इसमें क्या मतलब है यार, किस जहाज से आए थे और कौन जहाज चला रहा था, इस टाइप के सवाल मजा नहीं आता, लेकिन तब भी ये पूछ देते थे, ठीक है। लाइव तो नहीं है क्लास, कौन लिख रहा है, प्रिंस HP फ्यूल सेंटर। ठीक है, तो याद हो गया आपको, हेक्टर से आए थे। हेक्टर आज के डेट में गाड़ी भी आ गई MG की, तो हेक्टर से आए थे। ये 24 अगस्त 1608 को सूरत में आके लैंड किए थे। ठीक, सूरत में क्यों लैंड किए थे, क्योंकि नीचे इनकी बदमाशी चल रही थी और इधर डच पहुंच चुके थे। अब भारत की स्थिति देखिए, अब सब लोग अपना अपना कब्जा करना शुरू कर दिए हैं। इधर डचों ने कब्जा कर लिया है, इधर पुर्तगाली कब्जा किए हैं, इसलिए बेचारे यहाँ से डाइवर्ट होकर सूरत पहुंचे, ठीक है। अब सूरत पहुंचने के बाद इन्होंने आके जहांगीर को पत्र दिया और बहुत सारा फारसी और इनकी भाषा में, जहांगीर की भाषा में, वो क्या वो बोलते हैं, जहांगीर एक बार बोल रहा है और इन्होंने ये 2 बार बोल रहे हैं, एक सवाल 2 जवाब, एक सवाल 2 जवाब कर रहे हैं। जहांगीर इतना खुश हुआ इनसे कि जहांगीर ने इनको मनसब दे दिया। अब सवाल आता है कि मनसब क्या होता है। मनसब एक रैंक होता है। वो रैंक क्या होता है, जैसे आज के डेट में आप देखते हैं कि पुलिस में एक कांस्टेबल होता है, ASI होता है, SI होता है, DSP होता है, सभी पुलिस हैं, लेकिन सबका अलग अलग रैंक होता है। वैसे ही एक मनसब, एक रैंकिंग सिस्टम था, उस वक्त मुगलों के दरबार में चलता था, और जिसको जितना रैंक मिले वो इतना सीनियर है, और उसको उसके बदले कुछ अपना काम, योगदान देना पड़ता था। योगदान मतलब कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ता था। तो जहांगीर क्या कंट्रीब्यूट करते, तो जहांगीर ने को ट्रांसलेटर बना दिया गया था कि आप ट्रांसलेटर बनिए। तो 400 का मनसब दिया गया था और इनको काम दिया था ट्रांसलेटर का, ठीक है। यह भी पूछा जाता है कि हॉकिंस को कितने का मनसब दिया गया था, तो 400 का मनसब दिया गया था और इनको ट्रांसलेटर का काम दिया गया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि इन्होंने आते ही बोला कि हमें एक बिजनेस करना है और आपके आशीर्वाद से हम लोग बिजनेस करना चाहते हैं, महाराजा जहांगीर हमें एक फैक्ट्री खोलने का परमिशन दीजिए। तो इन्होंने दे दिया। कहाँ खोलना चाहते हैं, इन्होंने बोला सूरत में खोलना चाहते हैं। तो इन्होंने सूरत में फैक्ट्री खोलने का परमिशन 1608 में ही ले लिया। कब ले लिया, 1608 में ले लिया, ठीक है। अब पुर्तगालियों को पता चला कि भैया ये आते ही इनको परमिशन मिल गया। अब इन्होंने वहां पे ईंटा उटा गिरा दिया फैक्ट्री बनाने के लिए, अपनी कोठी बनाने के लिए। अब जैसे ये पता चला पुर्तगालियों को, तो पुर्तगाली पहुंच गए जहांगीर के दरबार में और जाके बोले कि भैया ये किसको परमिशन दे दिया महाराज, आप तो देखने से समझदार लगते हैं, आप तो देखने से होशियार लगते हैं, आपने किसको दे दिया, ये तो आपको लूट लेंगे, बर्बाद कर देंगे। अब जहांगीर के मन में शंका हो गई। जहांगीर ने बोला कि नहीं भैया रोक दो, तुम लोग काम रोक दो। तो सूरत वाली फैक्ट्री का काम रोक दिया है, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि नहीं भैया हमें तो कुछ ना कुछ चाहिए ही, आपने अगर बिजनेस करना है। तो इन्होंने अपना 2-3 साल वहां लगाए, खुश किया उनको, और खुश करने के बाद फिर जहांगीर ने इनको मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री लगाने की परमिशन दे दी। क्या कर दी, 1611 में इनकी मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री लगी, 1611 में, ठीक है। लेकिन तब तक इन्होंने जहांगीर का दिल जीत लिया था। तो जहांगीर ने इनको फिर से सूरत वाली फैक्ट्री को बोला कि नहीं, जितने तुमने आधा काम किया है तो तुम इस फैक्ट्री का काम पूरा कर लो। तो सूरत वाली फैक्ट्री इनकी 1613 में बनके तैयार हुई। अब सवाल आपके सामने ये है, मैं यहां लिख देता हूं, मसूलीपट्टनम की फैक्ट्री इनकी बनके तैयार हुई 1611 में। सूरत की फैक्ट्री बनके तैयार हुई इनकी 1613 में। अब सवाल आएगा कि अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री भारत में कौन सी है, तो आप किस पे टिक लगाएंगे,
इस सवाल में बच्चे फंसे हुए हैं बहुत दिन से, इसलिए मैं आज सारा कंफ्यूजन आपका क्लियर कर दूंगा। अगर सवाल आता है कि अंग्रेजों की भारत में पहली फैक्ट्री कौन सी है, तो मैं आप किस पे टिक लगाएंगे, सूरत पे या मसूलीपट्टनम पे? बहुत सारे लोग सूरत लिख रहे हैं, उपकार जी सूरत लिख रहे हैं, सिंधु जी सूरत लिख रहे हैं, परवीन जी सूरत लिख रही हैं, मोनिका भी सूरत लिख रही हैं, भूषण केसरी जी मसूलीपट्टनम, सना अंसारी मसूलीपट्टनम। चलिए, तो मैं कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं। अगर सवाल ये आता है कि अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री भारत में कौन सी थी, तो आप सूरत पे टिक लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये फैक्ट्री बनना शुरू हुई थी 1608 में, और माना जाता है कि जब फैक्ट्री में काम लग गया तो वो फैक्ट्री बनना शुरू हो गया। ठीक है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, अगर यह सवाल आता है कि भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री जो बनकर तैयार हुई, वो बिल्कुल स्पष्ट लिखेगा कि बनकर तैयार हुई। तो अगर बनकर तैयार हुई तो आप 1611 वाले पे मसूलीपट्टनम पे टिक लगाएंगे, क्योंकि ये बनकर पहले तैयार हो गई थी और इसमें काम पहले लगा था। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। कितने लोगों का क्लियर हुआ, कितने लोगों का नहीं क्लियर हुआ, जल्दी बताइए। मसूलीपट्टनम वाली फैक्ट्री बनकर पहले तैयार हुई, लेकिन अगर सिर्फ यह सवाल पूछा जाता है कि अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री भारत में कौन सी है, तो आप सूरत पर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि 1608 में इसका काम शुरू हो चुका था और माना जाता है कि काम शुरू हो गया मतलब फैक्ट्री लग गई, फिनिशिंग विनिशिंग का वो नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब इनके बाद दूसरे आते हैं, उनका नाम होता है सर थॉमस रो। पहले आए थे हॉकिंस और दूसरे आए सर थॉमस रो। ये 1615 से 1618 तक रहे। इन्होंने यहाँ पे क्षेत्र का विस्तार किया और उसमें इन्होंने क्या किया कि 1600 क्षेत्रों में कई विस्तार किए, लेकिन जो अंग्रेजों का मेन ग्रोथ हुआ वो 1632 में गोलकुंडा के शासक से इनको सुनहरा फरमान मिल गया। सुनहरा फरमान क्या होता है? जैसे कि आप रह रहे हैं शहर में, आप दिल्ली बॉम्बे में रह रहे हैं, आपकी गांव में कोई ज़मीन पड़ी है, अब कोई आदमी आके ऑफर देता है कि मैं आपको उस ज़मीन के महीने के 2 लाख रुपए देता हूँ या साल के 2 लाख रुपए देता हूँ, आप हमें बिजनेस करने दीजिए उस ज़मीन पर। तो आप क्या करेंगे? आप सोचेंगे यार ऐसे भी ज़मीन फालतू पड़ी है, मुझे 2 लाख रुपए मिल रहा है। वही काम किया इन्होंने, गोलकुंडा के शासक ने। उन्होंने क्या किया कि 500 पगोड़ा में गोलकुंडा में उनको टैक्स फ्री व्यापार करने का अलाउ कर दिया। ठीक है, अब सवाल आता है कि पगोड़ा क्या है? पगोड़ा वही है, डचों ने अपना पहला फैक्ट्री कहां लगाया था? पुलिकट में लगाया था, और उसी पुलिकट की फैक्ट्री में वो सोने के सिक्के बनाते थे जिनको कि हम लोग पगोड़ा कहते हैं। ये सवाल भी आता है। डचों की फैक्ट्री जो पुलिकट में थी, उसी फैक्ट्री में सोने के सिक्के बनाए जाते थे और उसी सोने के सिक्कों को हम लोग पगोड़ा कहते हैं। और वही 500 पगोड़ा में कर मुक्त व्यापार। कर मुक्त व्यापार मतलब क्या हुआ कि आप यहां बिजनेस कीजिए, आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, अब दूसरा इनका ये मिशन तो इनका था कि हमें कहां कहां कब्जा करना है, हमें कब्जा करना है, इधर करना है, यहां करना है, यहां करना है। तो बीच में कुछ मिल गया, तो इन्होंने इसी तरीके से गया मद्रास के क्षेत्र में, यहां गए इन्होंने, और मद्रास के क्षेत्र में इन्होंने वहां के चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को लीज पर लिया। उसको पट्टा कहते हैं, पट्टा मतलब लीज होता है कि इतने साल के लिए हमें मद्रास दे दीजिए, हम लोग बिजनेस करेंगे। तो उन्होंने 12,000 रुपये, उस वक्त बहुत ज्यादा अमाउंट था, उस पर दे दिया और उन्होंने यहाँ पे अपना पहला किला बनाया और उस पहले किले का नाम है फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो अंग्रेजों का पहला किला कहां था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। कहां था? मद्रास में। इस चीज को याद कर लीजिए, अंग्रेजों का पहला किला फोर्ट सेंट जॉर्ज कहां था? मद्रास में। और डचों का पहला किला पुलिकट में कौन सा था? गोल्डीरिया। ठीक है, याद रहेगा। डचों का पहला किला कौन सा था? गोल्डीरिया। और इनका था फोर्ट सेंट जॉर्ज। कहां था? मद्रास में। फोर्ट सेंट जॉर्ज कहां था? मद्रास में। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अंग्रेजों का पहला किला कहां था? मद्रास में। क्यों? क्योंकि ये प्लानिंग के साथ आए थे कि हमें मद्रास पे कब्जा करना है, कलकत्ता पे कब्जा करना है और बॉम्बे पे कब्जा करना है।
तो वैसे ही इन्होंने मद्रास पर कब्जा करने के लिए चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पे लिया और वहां पे अपना किला बना दिया। और किला कौन सा था इनका, ये सवाल, ये सब सवाल मतलब पेटेंट सवाल है, ये आते ही आते हैं, इसलिए इसमें बिल्कुल नहीं फंसना है, बिल्कुल नहीं आपको इसमें परेशान होना है। अब एक घटना घटी, पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन, पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का विवाह हुआ ब्रिटेन के राजा चार्ल्स II से। अब ब्रिटेन के राजा चार्ल्स II से हुआ तो पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी, इनके पिताजी ने कहा कि बताइए आपको क्या चाहिए। तो ब्रिटेन के राजा ने बोला कि हमें कुछ क्षेत्र दे दीजिए, आपका सुनते हैं कि इंडिया में बहुत सारा क्षेत्र है। तो पुर्तगाल ने बोला हाँ है। तो इन्होंने बोला कि आप हमें बंबई का क्षेत्र दे दीजिए, समझे। तो दहेज में अंग्रेजों को बंबई मिला। ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं, ये हिस्ट्री की किताबों में लिखा हुआ है कि अंग्रेजों को बंबई दहेज में मिला था। समझ में आया। ये भी सवाल आता है, जो भी सवाल इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो जो आते हैं मैं वही सब आपको इंफेसिस कर रहा हूं, जोर दे रहा हूं आपको कि आप इसको नोट कर लीजिए। तो 1661 में पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का विवाह हुआ ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय से, और उनको दहेज में क्या मिला, बॉम्बे मिला। और ये बॉम्बे किसको मिला था, ये तो राजा को मिला था। और भारत में किसका राज था, कंपनी का राज था, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। तो 1668 में ये जो बॉम्बे था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रांसफर कर दिया गया, और बॉम्बे शहर को बसाने के लिए गेराल्ड अयंगर नामक व्यक्ति ने इस बॉम्बे शहर को डिजाइन किया। गेराल्ड अयंगर बैकरी आपने देखा होगा। और जैसे इनको मिला तो इन्होंने एक किला बना दिया यहाँ पे, उस किले का नाम है बॉम्बे कैसल। समझ में आया। मद्रास में कौन सा किला बनाया, फोर्ट सेंट जॉर्ज। और बॉम्बे में कौन सा किला बनाया, बॉम्बे कैसल। बॉम्बे कैसे मिला इनको, बॉम्बे मिला इनको दहेज में। कब मिला, 1668 में मिला। अब इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। 1661 में मिला था राजा को। समझ लीजिए कि नेपाल मिला भारत सरकार को, और भारत सरकार ने नेपाल को रिलायंस कंपनी को ट्रांसफर किया 5 साल के बाद। तो भारत में तो उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, एक प्राइवेट कंपनी आई थी ना, इसीलिए। अब एक घटना घटती है 1680 में। 1680 में क्या घटना घटती है कि औरंगजेब ने एक टैक्स लगाया, उस टैक्स का नाम था जजिया, और उस टैक्स का रेट बढ़ा दिया। जजिया मतलब क्या होता है कि जो भी गैर मुस्लिम है उनको एक टैक्स देना पड़ेगा, और उस टैक्स का दर था वो बढ़ा दिया। ठीक है। अब वो टैक्स अंग्रेजों से भी लिया गया, क्योंकि अंग्रेज भी मुस्लिम नहीं थे, हर गैर मुस्लिम को देना था। अंग्रेज ने बोला यार हमसे क्यों लेने आ रहे हो। तो क्या किया, अंग्रेजों ने जो टैक्स लेने लोग आए थे उनकी पिटाई कर दी। क्या कर दी, पिटाई कर दी। अब पिटाई करने के बाद औरंगजेब को गुस्सा आ गया। औरंगजेब बहुत क्रूर शासक था। वो क्या किया, पूरी अपनी सेना लेकर चला गया, और वो पूरी सेना लेकर जाने के बाद क्या हुआ कि अंग्रेजों पे अटैक कर दिया, अंग्रेजों को हर जगह से भगा दिया। और अंग्रेज भाग के चले गए फुल्टा द्वीप पे। उल्टे पाव कहां भागे, फुल्टा द्वीप, एक द्वीप है थोड़ा सा दूर है, वहां पे भागे। तो अंग्रेज भागे उल्टे पांव फुल्टा द्वीप पे। ठीक है। और यहां पे फिर लगा कि यार हमें तो जो हमारा मास्टर प्लान था वो फेल हो रहा है। तो एक जॉब चरनाक नाम के व्यक्ति को भेजा गया। ये जॉब चरनाक बहुत चालाक थे, चालाक से चरनाक है। ये जॉब चरनाक आए, और आने के बाद इन्होंने माफी मांगा औरंगजेब से। 1.5 लाख रुपया औरंगजेब को जुर्माना दिया। तो औरंगजेब ने बोला कि तुम लोग यहाँ रह सकते हो। तब इन्होंने सोचा कि नहीं, अब हमें जो भाग के उल्टे पांव भाग के फुल्टा द्वीप पे जाना लगा, तो हमें यहाँ पे एक जमीन चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, हुगली नदी के बगल में 3 गांव, तीनों गांव को इन्होंने जमींदारी ले ली। वैसे ही इन्होंने पैसे दिए। अब आप सोचेंगे कैसे जमींदारी इनको मिल जाती थी। तो इन्होंने क्या करते थे कि वहां के लोगों को पैसे देते थे। जैसे आज हम लोग नहीं करते हैं कि गरीब को पैसे दे दो वो अपनी जमीन दे देगा। तो वैसे ही इन्होंने 3 गांव लिए। तीनों गांव का नाम याद रखिएगा, सूतानती, कालीकता और गोविंदपुर। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं अंग्रेज कैसे भारत में अपना पैर जमाए। अभी अंग्रेज आ रहे हैं और फिर अंग्रेज को भगाएंगे हम लोग। पहले एंट्री होगी, आज एंट्री हो जाएगी, और धीरे धीरे इनको भगाएंगे हम लोग। और जैसे भगाएंगे देश आजाद हो जाएगा और हमारा मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो 3 गांव, सूतानती, कालीकता और गोविंदपुर। सूतानती, कालीकता और गोविंदपुर 3 गांव इन्होंने लिया, और यहां पे अपना किला बना दिया। किले का नाम था फोर्ट विलियम्स। कौन सा किला बनाया, फोर्ट विलियम्स। कैसे याद रखेंगे, ये जो जगह है कलकत्ता कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। W से वेस्ट बंगाल, W से विलियम।
तो कलकत्ता वाला जो किला है उसका नाम क्या है? फोर्ट विलियम। याद हो जाएगा अब। कलकत्ता वाले किले का नाम क्या है? फोर्ट विलियम्स। कैसे याद रखेंगे? डब्ल्यू से विलियम, डब्ल्यू से वेस्ट बंगाल। ठीक है। और 1700 में वहां एक शहर बसाया, शहर का नाम कलकत्ता हुआ। और यहाँ के प्रथम शासक कौन से? चार्ल्स आयर। ये भी याद रखिएगा, चार्ल्स आयर जो थे कलकत्ता के प्रथम शासक थे। ठीक है। अब एक और इनके साथ बहुत अच्छी घटना घटी। एक इनके मुगल शासक आए बाद में, फारूक सियार। उनको एक फोड़ा हो गया था, बहुत बड़ा घाव हो गया था पैर पे, और वो दर्द से परेशान थे। ये बात जब अंग्रेजों को पता चला, और रोज जड़ी बूटी खा रहे हैं, जड़ी बूटी खा रहे हैं, लेकिन उनका वो जख्म ठीक ही नहीं हो रहा। कितना भी जड़ी बूटी खा रहे हैं, डॉक्टर को, हकीम को दिखा रहे हैं, वो उनका दर्द खत्म ही नहीं हो रहा। इसी पे एक चुटकुला छोटा सा याद आया कि एक बार एक व्यक्ति थे, वो लुंगी पहनते थे, तो डॉक्टर के पास गया कि मेरा पूरा पैर नीला पड़ गया है। तो डॉक्टर को लगा कि अरे बाप रे, आपके पैर में जहर फैल रहा है और कोई उपाय नहीं है। तो डॉक्टर क्या, वैद्य के पास गए थे, जो नीम हकीम जो होते हैं उनके पास गए थे। उन्होंने कहा कि पूरा पैर आपका पीला पड़ गया है, आपका पैर काटना पड़ेगा, नहीं तो आप जहर से मर जाइएगा। तो उनका राइट वाला पैर काट दिया। 4 दिन बाद वो फिर गए कि अरे यार, अब तो मेरा लेफ्ट पैर में भी पूरा नीला पड़ गया है। तो डॉक्टर ने नीम हकीम ने कहा कि यार, आपका तो जहर पूरा फैल रहा है, अगर नहीं काटा गया पैर तो आपका पूरा शरीर नीला पड़ जाएगा, आप मर जाएंगे। उनका दोनों पैर काट दिए। अब तीसरे दिन उनको समझ में आया, जब दोनों पैर कट गया तब उनको समझ में आया कि यार जहर नहीं फैल रहा था, जो उनकी लुंगी थी वो रंग छोड़ रही थी, इसीलिए उनका पैर नीला पड़ रहा था। तो वही हाल था इनका फारूक सियार का। फारूक सियार को बेचारे को फोड़ा हो गया था और उनका दर्द से परेशान थे, इतने दर्द से परेशान थे। जब ये बात अंग्रेजों को पता चली तो वहाँ से उन्होंने सर्जन को भेजा। ये सर्जन आए, सर्जन ने आके इनका सर्जरी कर दी। और सर्जरी करते ही फारूक सियार इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए कि उन्होंने बोला कि मैं आपको जो मांगिएगा सो दूंगा। इन्होंने कहा कि मैं आपको बंगाल में 3000 में कर मुक्त व्यापार दे रहा हूँ, 10,000 में आपको सूरत में कर मुक्त व्यापार दे रहा हूँ, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, इसलिए मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा मतलब महाधिकार पत्र कहा जाता है। तीसरा इन्होंने क्या कहा कि आपके ये लोग अपना बॉम्बे में जब किला बनाए थे वहां पे इन्होंने टकसाल लगा दिया था, और वहां पे ये तांबा और चांदी के सिक्के बनाते थे। फोर्ट गोल्डेरिया में पगोड़ा बनता था सोने का, ये चांदी के टुकड़े बनाते थे, और ये चांदी और तांबे के टुकड़ों को मान्यता दे देगी। अब समझिए, आप अपने घर में कागज का नोट बना रहे हैं और उस नोट को सरकार मान्यता दे दी, तो आप तो रोज नोट छापिएगा और रोज जाके नई गाड़ी खरीदिएगा, हर कुछ खरीद सकते हैं। तो इतना बड़ा काम दिया। तो ये तीनों याद रखिएगा। तीनों महाअधिकार पत्र क्या है? तो महाअधिकार पत्र तीनों है। पहला है बंगाल में 3000 में कर मुक्त व्यापार, सूरत में 10,000 में कर मुक्त व्यापार, और मुंबई टकसाल के जो इनके तांबे के सिक्के थे, चांदी के सिक्के थे, उनको मान्यता मिल गई। तो ये था इनका एंट्री। अब हम लोग कल पढ़ेंगे फ्रांसीसियों का आगमन, और कल फ्रांसीसी आने के बाद सारे यूरोपियन कंपनी आ जाएंगे। पूरी अंडे फ्रेश में से डैनिश कंपनी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, ना सवाल आता है कभी भी। तो हम लोग कल फ्रांस पढ़ेंगे, फिर अंग्रेज और फ्रांस लड़ेंगे कर्नाटक युद्ध में, फिर अंग्रेज बचेगा, फिर प्लासी का युद्ध होगा, बक्सर का युद्ध होगा, फिर 1857 की क्रांति होगी, 1885 में कांग्रेस का गठन होगा, 1915 में हमारे महात्मा गांधी आएंगे, और फिर 1947 में देश आज़ाद हो जाएगा। तो ये थी टोटल हमारी कहानी। आपको क्लास कैसा लगा जरूर मुझे एक बार फीडबैक दीजिएगा। और कल भी रात को 9 बजे से क्लास होगी। कल फ्रांसीसी कंपनी का आगमन पढ़ेंगे, और उसके बाद से परसों हम लोग अंग्रेज और फ्रांस का युद्ध पढ़ेंगे, जिसको कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। फिर 1-2 क्लास और पढ़ेंगे हम लोग, मराठा पढ़ेंगे, मुगल पढ़ेंगे, और सिख साम्राज्य पढ़ेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है, सवाल यहाँ से भी आते हैं। ठीक है। और मैथ्स कौन कह रहा है? भूषण जी मैथ्स कर रहे हैं। गुरु जी मैथ्स PYT पे आएगा ना? हाँ, मैं मैथ्स भी पढ़ा दूंगा, लेकिन अगर मैथ्स पढ़ना है तो आप लोग मैथ्स कमेंट कीजिए। कम से कम 50 बच्चे तैयार होने चाहिए मैथ्स पढ़ने के लिए। तो मैं मैथ्स YT पे, यूट्यूब पे, और बहुत आसान भाषा में पढ़ाऊंगा। चलिए, गुड नाइट।